वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टिल और आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पाए के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। जिंदगी में जब कोई इंसान डे बाय डे की जिंदगी में अपने आप को एक प्रोग्रेस के पाथ पर रखना चाहता है तो उसकी लाइफ में दिक्कत आएंगी आएंगी। एक वो इंसान है जो जिंदगी जैसी चल रही है वैसे ही जी रहा है, उसकी जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं है और उसको लग रहा है कि वो काफी अच्छी जिंदगी जी रहा है। रियलिटी में वो अच्छी जिंदगी है ही नहीं है। अच्छी जिंदगी उस इंसान की है जब वो कुछ नया ट्राई करता है और उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम आती है और वो फिर अपसेट होता है, उसकी लाइफ में दिक्कतें आती है, उनको सोल्व करता है, आगे बढ़ता है। तो उसी के बारे में बात की जा रही है। बोला जा रहा है कि नेवर गेट अपसेट। अपसेट यानी कि दुखी आप लोगों को नहीं होना है। क्या करना है? अप यानी कि खड़े हो और सेट करो अपना गोल, अपने आप को फिर से, और फिर से काम पर लग जाओ। यही है रियलिटी में जिंदगी। आप लोगों को क्या लगता है जो इंसान आज के डेट में लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कर रहा है उसकी जिंदगी जो है बिल्कुल आसान है, वो लाइफ को एंजॉय कर रहा है, बस मजे में जिंदगी चल रही है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई साहब। कोई भी इंसान अगर लाइफ में कुछ अचीव कर रहा है ना आज के डेट में, उसने सबसे पहले तो डिसाइड किया कि उसको करना क्या है और फिर उसने उसको करने का तरीका ढूंढा, फिर उस तरीके को उसने इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया। जब वो इंप्लीमेंट कर रहा था तो कई बार उसमें फेल हुआ, फिर उसने उसको और इंप्रूव किया, फिर फेल हुआ, फिर इंप्रूव किया और फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। यही एक प्रक्रिया है। कोई भी मां के पेट से सीख कर नहीं आता है, सबने यहीं पर ही चीजें सीखी और यहीं पर ही आकर इंप्लीमेंट किया है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को भी चीजें इंप्लीमेंट करनी है, आप लोगों को भी आगे बढ़ना है, तो एक प्रॉपर प्लान बनाकर अपनी चीजों को स्टार्ट कीजिए और उसको प्रॉपर पैटर्न में फॉलो करना स्टार्ट कीजिए, तो गोल आप लोगों के पास आते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। आप लोगों को क्या लगता है अभी हमारी कंट्री के द्वारा जैसे पैरा ओलंपिक में टोटल 10 अब तक मेडल जीते गए हैं, जिसमें 2 गोल्ड है, 5 आप लोगों को देखने को मिलेंगे सिल्वर और 3 आप लोगों को ब्रोंज। आप लोगों को क्या लगता है जिंदगी आसान थी इन लोगों की जिनके द्वारा ये मेडल जीते गए? बिल्कुल भी आसान नहीं थी भाई साहब। जिंदगी देखिए किस तरीके से कहां पर ले जाती है इंसान को। तो उसी तरीके से अगर आप लोगों को लग रहा है जिंदगी में आप लोग कुछ अच्छा अचीव करना है तो यार मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। अभी मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया, आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ पर ये जो वीडियो थी इसमें पूरा 1 ईयर का करंट अफेयर मैंने कवर किया, जो कि यूपीएससी, ईपीएफओ और आप लोगों के प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कई सारे बच्चों ने बोला, कई सारे बच्चों ने अप्रिशिएट किया, अच्छी सी चीजों को एंजॉय किया, और कई सारे बच्चे ऐसे भी थे इसमें जो कि कह रहे थे सर इतनी बड़ी वीडियो का क्या करेंगे, कैसे होगा। एक बच्चा कह रहा है कि सर ऐसा करते ना कि 2-3 घंटे में खत्म कर देते। खत्म करने वाली तो बात यह है कि मैंने प्रोवाइड करा दी, अब आप लोग इसको देखो या ना देखो, खत्म ही हो गई है बस। अब करने क्या है देखकर, अब कहानी खत्म हो गई ना। मत देखो इसको, किसने बोला है देखने के लिए? कोई ऐसे तो ना जबरदस्ती आप लोग कोई बैठाएगा वहां पर। मोबाइल है आप लोगों के पास में, ऐसा होता है नहीं आप फिजिकल क्लास में बैठे हो मेरे सामने और मैं आप लोगों को टॉर्चर कर करके पढ़ाऊंगा 12 घंटे तक, ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है। तो अब आप लोगों के हाथ में मोबाइल है, इसको खोलो, देखो या फिर ना देखो, कोई बोल ही नहीं रहा है कुछ। बोलेगा क्या? बोलेगा रिजल्ट। अगर रिजल्ट अच्छा आएगा सही है, जिसने उसने मेहनत करी उसका रिजल्ट आ गया, और जिसने मेहनत नहीं की उसका रिजल्ट नहीं आया। तो देखो यार जैसा करोगे ना वैसे ही पाओगे। जिंदगी यही है रियलिटी में। अगर मैं मेहनत करूंगा तो उसका फल मुझे मिलेगा, आप लोगों को नहीं मिलेगा। आप लोग मेहनत करेंगे उसका फल आप लोगों को मिलेगा, मुझे नहीं मिलेगा। यानी कि अगर जिंदगी में कोई इंसान मेहनत कर रहा है तो उसका फल उसी को मिलेगा, उसी की लाइफ प्रोडक्टिव होगी, उसी को लोग रिकॉग्नाइज करेंगे, उसी के बारे में लोग बातें करेंगे कि अपने बच्चों को उसी का उदाहरण देंगे कि यार देख वो भी कहां से कहां निकल गया, तुम भी कुछ कर लो। तो ये जिंदगी है, इसमें जो मेहनत करेगा उसी को मिलेगा। अगर आप लोगों को लग रहा है मेहनत करनी है तो सही है भाई साहब, अगर नहीं लग रहा है बिना मेहनत करे काम चल रहा है तो वो भी सही है। दोनों ही चीजें सही हैं। अब आप लोग डिसाइड कर लो कौन सी सही वाली आप लोग को एंजॉय करनी है, ठीक है। तो ये अभी हमारे 10 के 10 ही अभी मेडल है। कल हमारी कंट्री के खाते में कोई मेडल नहीं आया, तो 10 के 10 यहां पर ये आप लोग आइडिया रखेगा। बाकी अभी बचे हुए हैं आप लोगों के सामने 4 दिन, यानी कि आज का दिन पूरा है, आज का दिन यानी कि 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो ये 4 दिन बचे हुए हैं। अब तक हमारे पास में 10 मेडल हैं यहाँ पर, 2 गोल्ड, 5 सिल्वर और इसी के साथ में 3 आप लोगों को ब्रोंज। तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं, कल भी मैंने बताया था यहाँ पर। तो यहाँ पर ये है बेसिकली अवनी, इनके द्वारा शूटिंग में जीता गया, सुमित के द्वारा जेवलिन थ्रो में, भाविना के द्वारा यहाँ पर यह टेबल टेनिस में, नसाद के द्वारा यहाँ पर जंप में, योगेश के द्वारा डिस्कस थ्रो में, देवेंद्र के द्वारा यहाँ पर जेवलिन थ्रो में, मरियप्पन के द्वारा यहाँ पर हाई जंप में, सुंदर के द्वारा यहाँ पर जेवलिन थ्रो, और इसी के साथ में यहाँ पर सिंहराज के द्वारा यहाँ पर ये शूटिंग में, और शरद के द्वारा यहाँ पर हाई जंप में, ठीक है। तो ये टोटल है आप लोगों के सामने, जो कि आइडिया रखेगा, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, तो हल्का हल्का आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। नेक्स्ट जो काफी इंटरेस्टिंग एक न्यूज लगी, थोड़ी फन की है, थोड़ा सा लाइट मूड करने के लिए आप लोग इसको बोल सकते हैं। क्वेश्चन के तो कम ही चांस है पर लेकिन फिर भी आप लोगों को याद रखना है। बेसिकली अभी यहां पर क्या किया गया, केरला के अंदर एक पंचायत है, वहां पर सर और जो मैडम वर्ड यूज किया था उसको बेसिकली बंद कर दिया। बोला गया कि सर और मैडम जो है वो यूज नहीं करेंगे। रीजन ये है कि आजादी की 75वीं सालगिरह हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं और अब तक भी अंग्रेजों के द्वारा दिए गए जो शब्द है वो हम लोग यूज करते हुए आ रहे हैं, तो उसको इनके द्वारा बंद कर दिया गया पंचायत के अंदर। फिर आप लोग बोलोगे यार सर और मैडम यूज नहीं करेंगे तो क्या करेंगे?
तो इनके द्वारा बोला गया है कि उस पर्टिकुलर पर्सन का नाम यहां पर देखने को मिलेगा। ग्राम पंचायत में भी कोई ऑफिस होगा तो वहां पर जैसे आप लोग डीएम के ऑफिस में जाते हैं ना, या आईपीएस ऑफिस में जाते हैं तो वहां पर उसका नाम लिखा होता है। इसी तरीके से अब यहां पर भी आप लोगों को नाम लिखा हुआ मिलेगा। तो जैसे कि किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है, उसी के नाम का उसको आप लोग को बोर्ड मिलेगा वहां पर। और अगर फिर भी आप लोग को थोड़ा सा और रेस्पेक्ट देनी है तो यहां पर केरला के अंदर अगर बात करें तो यहां पर चेता का मतलब होता है एल्डर ब्रदर, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर यह है चाची, तो इसको बोलते हैं एल्डर सिस्टर। तो ये आप लोग उसके सामने लगा सकते हैं, बट यू विल नॉट यूज सर और मैडम, ठीक है। तो ये यहां पर बातें बोलेगी। तो कैसा लगा आप लोगों को यहां पर ये बेसिकली तरीका, इसके बारे में आप लोग बताएगा क्या ये सही है, इस तरीके से हम लोग जो चीजें चेंज कर रहे हैं इसके बारे में आप लोग क्या राय है। इससे देखिए अच्छी चीज है कि वैसे अपने कल्चर को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये अच्छी चीज है। पर लेकिन जैसे कोई इंटरनेशनल अगर कोई इवेंट होता है तो वहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं, लोकल लेवल पर हम लोग अपनी चीजें यूज करें, तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है। कर सकते हैं ना। आप लोग इसको सपोर्ट करेंगे या फिर नहीं, ठीक है। एस का मतलब है सपोर्ट करना और एन का मतलब है नहीं करेंगे, ठीक है। तो यानी कि आप लोग इसको सपोर्ट करते हैं नहीं, एस या फिर एन लिखकर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं एज ए वोटिंग के तौर पर, ठीक है। एक और काफी छोटी सी इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं, फिर एडिटोरियल के ऊपर बात करेंगे और बाकी की जो न्यूज है फिर एडिटोरियल के बाद में देखेंगे, ठीक है। ये कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज लगी तो मैंने सोचा पहले कवर कर लेता हूं इनको। ये जो इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही है, ये निकल कर आई है लद्दाख से। तो लद्दाख हमारी कंट्री में एक नई यूनियन टेरिटरी बनाएगी, जम्मू एंड कश्मीर राज्य को अलग कर दो पार्ट में। यानी कि आज की डेट में हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर अगर आप देखते हैं 28 तो स्टेट हो गए हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हो गई हैं। तो इन 8 यूनियन टेरिटरी में यहां पर अभी जो आप लोगों को लद्दाख और जो जम्मू एंड कश्मीर ये नई यूनियन टेरिटरी देखने को मिली, तो जो लद्दाख वाला पोर्शन है उन्होंने अभी यहां पर अपना जो स्टेट के अंदर में एनिमल और जो बर्ड है वो डिक्लेयर कर दिया गया कि ये स्टेट का एनिमल होगा स्नो लेपर्ड। यानी कि जो आप लोग यहां पर ये देखने को मिल रहा है इसको बोलते हैं स्नो लेपर्ड। तो ये होगा यहां पर स्टेट का एनिमल। तो क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा यार न्यूज में रिसेंटली अभी ये सारी चीजें, तो अगर क्वेश्चन आप लोगों को बन जाए तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है, क्योंकि कुछ भी अगर कुछ इस तरीके से नया होता है और वो भी उस रीजन में जहां पर आप लोगों को ऑलरेडी पता है काफी सारी दिक्कतें चल रही हैं, तो क्वेश्चन बनने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो है यहां पर ये बेसिकली बात की जा रही है ब्लैक नेक्ड क्रेन, ठीक है। तो ये जो आप लोगों को सारस देखने को मिलेगा ये है बेसिकली दूसरे नंबर का, तो ये भी इंपॉर्टेंट यहां पर हो जाता है। तो ये दोनों एनिमल यहां पर डिक्लेयर किए गए हैं। ये जो क्रेन है यहां पर ये आप लोगों को नॉर्मली इंडिया चाइना और जो तिब्बतन प्लेटू है जो कि चाइना के कंट्रोल में और भूटान वाले रीजन में देखने को मिलेगा। इसको IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन के स्टेटस के बारे में बात करें तो इसको वनरेबल कैटेगरी में इसको रखा गया है। अगर बात करूं इसके यहाँ पे बारे में, यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर ये तिब्बतन प्लेटू में बोला मैंने, इसी के साथ में चाइना के अंदर बता दिया, लद्दाख के अंदर। पर लेकिन यहाँ पर बात करें तो हमारी कंट्री के अंदर ये अरुणाचल प्रदेश में भी आप लोग को देखने को मिल जाता है। अरुणाचल प्रदेश में कहां पर है बेसिकली अगर बात करें तो संगती वैली, आप लोग याद रख सकते हैं, डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि कहां पर है ये पर्टिकुलर वैली, ठीक है। तो इसके चलते आप लोग याद रखिएगा थोड़ा। तो यहां पर जो संगती वैली है ये आप लोगों को देखने को मिलेगी बेसिकली अरुणाचल प्रदेश के अंदर वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। इसी के साथ में बात की जा रही है यहां पर जेमिथांग, ये तवांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलेगी। इसी के साथ में यहां पर चुग वैली, ये तवांग डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलेगी। तो यहां पर भी ये पाया जाता है। तो नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा ठंडे इलाकों में आप लोग को ये देखने को नॉर्मली मिल जाता है। एक क्वेश्चन पूछना मैं यहां पर पसंद करूंगा अगर आप लोग थोड़ा सा इसके ऊपर एफर्ट डालेंगे, क्योंकि नॉर्मली यूपीएससी के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अगर लेपर्ड के बारे में बात करें, जो लेपर्ड है हमारी कंट्री में ये कौन सी लिस्ट में रखा गया है, वो सॉरी कहां पर रखा गया है इसको IUCN के अंदर में, जैसे कि यहां पर ये जो क्रेन है इसको वनरेबल कैटेगरी में डाला गया है। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछ ले आते हैं। तो अगर जम्मू एंड कश्मीर या फिर लद्दाख वाले रीजन से भी आप लोग आते हैं तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा सा इसके ऊपर आप लोग फोकस जरूर डालिएगा, ठीक है। इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं। पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन है, इनको आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा, फिर आप लोगों को इनका आंसर मिल जाएगा वीडियो के एंड में, ठीक है। मैं बेस्ट क्वेश्चन यहां पर बात की जा रही है बेसिकली यहां पर ये है सारेर कांगड़ी, ठीक है। तो कांगड़ी भी बोल सकते हैं। तो सारेर कांगड़ी माउंटेन कहां पर लोकेटेड है? लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बेस्ट क्वेश्चन है, अपना ही लोकल न्यूज है, यानी कि अपने ही एरिया का क्वेश्चन है, यानी कि हमारे ही देश का क्वेश्चन है। तो इसलिए इसको अटेम्प्ट कीजिएगा और आसपास वाली लोकेशन भी जरूर देखना। वीडियो के एंड में मैं इसको आप लोगों को आंसर जरूर बताऊंगा, तब तक आप लोग इसको अटेम्प्ट कीजिए। बाकी आइए अब एडिटोरियल के ऊपर यहां पर नजर डालते हैं। एडिटोरियल काफी इंपॉर्टेंट है, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आप लोगों को जानने को मिलेगी। कुछ इकोनॉमी के पोर्शन के बारे में मैं बात करूंगा, यानी कि कहने का मतलब यार है कि मुझे थोड़ा टाइम भी लगा आज जो है बेसिकली पीपीटी बनाने में, तो इसलिए थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे चीजें ताकि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सके। और एक आर्टिकल वुमेन इंपावरमेंट के बारे में डिस्कस करूंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा, उसको भी हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो टकटकी लगाकर लेक्चर को देखना है। अगर आप लोगों को लगता है पीडीएफ डाउनलोड करनी है इसकी किसी भी लेक्चर की आप लोग की, तो जाकर डाउनलोड कर लिया कीजिए। टेलीग्राम पर सारी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाती है।
इनको यहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर टेलीग्राम पर शेयर कर देता हूं, जो भी बची हुई है वो प्रोवाइड करा दूं, क्योंकि कल आप लोगों को पता है टाइम नहीं मिला उसके चक्कर में। तो यहां से जाकर आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेंगे और आंसर राइटिंग के ग्रुप में जाकर आप लोग आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों चीजें आप लोगों के सामने अवेलेबल रहती है। अब आप लोग देख लीजिए जिस तरीके से भी आप लोगों को चीजों को एंजॉय करना है। पीडीएफ के लिए यहां पर ये है जहां पर 1,35,000 के करीब मेंबर है, और आंसर राइटिंग के लिए यहां पर दूसरे वाला ग्रुप है जहां पर लगभग 50,000 के करीब मेंबर है। तो सब अपना अच्छे से आंसर लिख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोग भी करते रहिए फाइनल डेस्टिनेशन तक अगर आप लोग को पहुंचना है तो। अब बात करते हैं यहां पर, ये जो आर्टिकल है ये इकोनॉमी के बारे में यहां पर बात करेंगे, किस तरीके से आज के डेट में कंडीशन देखने को मिल रही है, जो जीडीपी है वो बढ़ रही है घट रही है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो इस आर्टिकल के ऊपर नजर डालेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें, टेक्निकल रिसेशन क्या होता है, ऐसे शब्द कई बार आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, तो समझेंगे। फेक न्यूज के बारे में बात की जा रही है, आर्टिकल के ऊपर थोड़ा नजर डालेंगे, कुछ बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए। स्कूल रीओपन किए जा रहे हैं, सही है भैया, स्कूल रीओपन कर रहे हो तो बच्चों की भी सेहत का ध्यान रखो, टीचर की भी सेहत का ध्यान रखो, सबको अच्छे से वैक्सीनेट करो, उसके बारे में बात की जा रही है। तो उसके चलते यहां पर आर्टिकल हम लोग समझेंगे। वैक्सीनेट तो किया जा रहा है पर लेकिन एक इंटरेस्टिंग जो न्यूज अभी निकल कर आ रही है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये वाले आर्टिकल के साथ में ये वाला आर्टिकल भी थोड़ा सा डिस्कस कर लूंगा, ताकि आप लोग समझ पाएंगे दवाई के बारे में जो बात की जा रही है। आप लोग थोड़ा सुनकर इसको दुखी होंगे हालांकि, पर फिर भी बताना तो है, तो इसके बारे में समझेंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें मैं आप लोग को बताऊंगा। क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की जा रही है, तो अभी क्या क्या मुद्दे चल रहे हैं उसको लेकर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। एक काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इकोनॉमी के बारे में आप लोगों को यहां पर जानने को मिलेगी, और यहां पर बेसिकली जो आप लोग समझ पाएंगे इसको समझेंगे कि माइक्रो फाइनेंसिंग क्या होती है, ठीक है। तो डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में आप लोगों को माइक्रो फाइनेंसिंग क्या होती है, बेसिकली माइक्रो फाइनेंस क्या होता है, इसके बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। एक कमिटी के बारे में बात करेंगे जो कि यहां पर बताया गया है, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग का बन सकता है, ठीक है। इसको समझेंगे। यहां पर यह है बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशन इंडिया और चाइना के, और कुछ और मुद्दे बताए गए, इसको भी हम लोग देखेंगे। बाकी देखिए एक आर्टिकल में आप लोगों से वुमेन इंपावरमेंट के बारे में बात करूंगा, जो इस आर्टिकल में नहीं है, वो एक्स्ट्रा है आप लोगों के लिए, ठीक है। अगर टाइम मिलेगा मुझे तो इसको कवर करूंगा, वरना फिर मैं यहां पर इसको आगे कवर कर लूंगा। ये वुमेन वाला आर्टिकल मैं जरूर कवर करूंगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पता होना चाहिए आप लोगों को इसके बारे में। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, गेम के बारे में बात की जा रही है। तो सबसे पहले तो एक छोटा सा आर्टिकल पहले हम लोग देख लेते हैं, इसके रिलेटेड एक न्यूज एनालिसिस भी यहां पर दे रखा है। फिलहाल अभी यहां पर कई सारे एक्सपर्ट के द्वारा यह बताया गया कि जो अभी हमारी कंट्री में आज की डेट में जो दवाई हम लोग दी जा रही है, नॉर्मली मैक्सिमम लोगों ने कौन सी दवाई ली है, कोविशील्ड मैक्सिमम लोगों ने दवाई ली है, कुछ ने कोवैक्सीन ली होगी। अच्छा आप लोग बताइए, आप लोगों ने कोविशील्ड ली है या फिर कोवैक्सीन ली है, कौन सी दवाई आप लोगों ने ली है, यानी कि आप लोगों ने कौन सा डोज लिया है दवाई का, आप लोग ये बताइएगा। तो नॉर्मली अगर बात करें, जिसने भी यहां पर कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन दवाई ली है, ये बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो इन्फेक्शन है डेल्टा वायरस को लेकर, आप लोगों को पता है कि कोरोना वायरस के अलग अलग जो बच्चे हैं उनके नाम अलग अलग दे दिए गए यहां पर WHO के द्वारा। तो यहां पर बात की जा रही है डेल्टा वायरस की। तो डेल्टा वायरस का पहले जो नाम था B16172 था, जब यहां पर ये निकल कर आया। तो ये जो डेल्टा वायरस है हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है। इसी डेल्टा वायरस के बारे में बात की जा रही है कि कहीं ना कहीं दवाई कई एरिया में यहां पर ये उस तरीके से इंपैक्ट नहीं डाल रही है। फिर भी यहां पर ये एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा न्यूज में और कई बार इसके बारे में डिस्कस भी कर चुका हूं। INSACOG क्या है यहां पर, ये इसको बोलते हैं इंडिया हो गया, INA जो है बेसिकली यहां पर इसके बारे में अगर बात करिए तो IN हो गया इंडिया, बाकी SA यहां पर हो गया, ये हो गया सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी कि SARS-CoV-2, और फिर हो गया जीनोमिक सिंड्रोम। तो ये इसका पूरा फुल फॉर्म है। यहां पर ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अगर कोई भी कोरोना वायरस का अलग अलग वेरिएंट जो आप लोग को देखने को मिल रहा है, यानी कि कटप्पा ये कप्पा सारे चल रहे हैं, जैसे अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, थीटा हो गया, लोटा हो गया, कप्पा हो गया, और बाकी के ये सारे हो गए। तो ये सारे अलग अलग कोरोना वायरस के बच्चे हैं। तो इनका जो नाम यहां पर अलग अलग दिया गया है, ये WHO के द्वारा दिया गया ताकि आप लोग इनको जान सको। पता चला किसी के घर में 8-9 बच्चे हैं और आप लोगों को पता ही नहीं उनका नाम क्या है, तो आप लोगों ने मूवी आई थी अक्षय कुमार की 72 सिंह 73 सिंह, तो ऐसे चल रहा है काम, ठीक है। तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना, तो इसलिए 72 73 न रखकर यहां पर अल्फा बीटा गामा थीटा जीटा ये रख दिया, ठीक है। अभी यहां पर इंपॉर्टेंट बात ये तो बोली गई है। इसके साथ में जो साइड में आर्टिकल मैंने बोला था एडिटोरियल का, उसके बारे में बात करूंगा। तो उसमें कुछ इंटरेस्टिंग बातें यहां पर बताई गई जो आप लोगों को पता होना चाहिए। बोला ये गया है कि यहां पर पहले जब ये वायरस निकल के आया था, जब 2000 लगभग 2 की आप लोग बात करिए, ठीक है। तो 2002 में जब ये वायरस निकल के आया था, उस टाइम पर आप लोगों ने इसका नाम रखा था सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, यानी कि जो सार्स रखा था आप लोगों ने इसका नाम SARS, ठीक है। तो उस टाइम पर ये नाम था इसका, जब ये 2002 में निकल कर आया था। उस टाइम पर भी ये चाइना से ही निकल कर आया था और 30 कंट्री में लगभग फैला था। और इसी के साथ में यहां पर अगर बात करें तो इसके चलते 8 से 9,000 लोगों को यहां पर ये बीमारी हुई थी और लगभग 900 के करीब लोगों की जान गई थी। तो ये कंडीशन बनी थी जब ये पहली बार 2002 में आया था। पर लेकिन यहां पर जो राइटर अभी ये बोले कि उस टाइम पर जब ये वायरस आया था, उस टाइम पर यहां पर कोई मेडिसिन वगैरह तो थी नहीं, तो मैक्सिमम लोगों की नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हुई उनकी बॉडी में, जो कि हष्ट पुष्ट थे, एक्सरसाइज करते थे, अच्छी बैलेंस डाइट लेते थे, अच्छी नींद
लेते थे, अच्छा पानी पीते थे, तो उन लोगों की इम्यूनिटी डेवलप हो गई बॉडी के अंदर में, और वो ऐसी इम्यूनिटी डेवलप हो गई कि लगभग आगे 3 साल तक कंटिन्यूअस चलती रही। यानी कि कहने का मतलब यहां पर यह है, थोड़ा सा समझिएगा, इसको लेकर आप लोग सदमे में मत आना। जो अभी दवाई जो वैक्सीन ली जा रही है उससे जो इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, और एक इंसान की बॉडी में नेचुरली जो इम्यूनिटी डेवलप हो रही है वो लंबे समय तक टिक पा रही है, नेचुरली इम्यूनिटी जो डेवलप हो रही है, एज कंपेयर टू जो दवाई लेकर आप लोग अपने शरीर में इम्यूनिटी डेवलप कर रहे हैं। मतलब यहां पर ये आप लोगों का शरीर जो नेचुरली एंटीबॉडी डेवलप करता है किसी वायरस के खिलाफ, वो लंबे समय तक टिकती है, एज कंपेयर टू जो दवाई लेकर आप लोग आर्टिफिशियली अपनी बॉडी में एंटीबॉडी जो डेवलप करते हैं उसके कंपेयर में। तो ये बोला गया कि उस टाइम पर जो एंटीबॉडी डेवलप हुई थी, उस टाइम पर जो इम्यूनिटी के द्वारा रेस्पॉन्स दिया गया था सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम को, वो लंबे समय तक टिका। अभी फिलहाल जो दवाई से चल रहा है वो लंबे समय तक नहीं टिक रहा है, और जो नए नए वेरिएंट इसके निकल कर आ रहे हैं कोविड-19 के, उनके सामने भी ये ढंग से नहीं टिक पा रहा है। तो ये बातें यहां पर इस आर्टिकल में बोला गया। तो बोला यह जा रहा है कि और ज्यादा फोकस देने की जरूरत है, जितना ज्यादा लापरवाही हम लोगों ने बरतना स्टार्ट कर दिया है उससे काम नहीं चलने वाला है, उस पर थोड़ा फोकस देकर चलना पड़ेगा। तो ये तो होगी ये वाली इंफॉर्मेशन। एक और छोटा सा एक टर्म है यहां पर जो मैंने आप लोगों को पहले बताया, अगर लंबे समय तक आप लोग ये डिस्कशन सुनते हैं तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को रिपीटेडली बताता रहता हूं, कई बार तो रिविजन करा चुका हूं। यहां पर बात की जा रही है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिसको मीरस के नाम से आप लोग जानते हैं। जैसे यहां पर सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इंडिया के चाइना के अंदर आया था, उस टाइम पर यहां पर ये मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो आया था, ये आया था सऊदी अरेबिया के अंदर 2012 में। तो इस टाइम पर भी नेचुरल इम्यूनिटी लोगों के अंदर डेवलप हुई थी, और उनकी बॉडी में इम्यूनिटी जो है लंबे समय तक चली थी। अभी जो वांग वायरस, चाइनीज वायरस, कोविड-19 वायरस, नोवल कोरोना वायरस, जो भी नाम पुकार लो आप लोग इसके, ये वायरस के लिए हम लोगों ने दवाई बना दी, वैक्सीन बना दी, वो वाली इम्यूनिटी लंबे समय तक नहीं टिक पा रही है। इवन इजराइल के अंदर भी ये चेक किया गया, जो बूस्टर डोज भी देने की लोगों को कोशिश की जा रही है ना, तो फिर भी उतनी इम्यूनिटी यहां पर डेवलप नहीं हो पा रही है। तो ये है इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना है। अब चाहे स्कूल खोलो, चाहे इंडस्ट्री खोलो, चाहे ट्रेन चलाओ, चाहे आप लोग कुछ भी इस जो जहां पर भी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वो चलाओ, अब यहां पर दवाई अगर दे रखी है वो तो काम होनी जरूरी है। बाकी आप लोग एक्सरसाइज, जो मैं आप लोगों को हमेशा बोलते रहता हूं, देखिए कम से कम अगर आप लोग स्टूडेंट है ना, तो एक तो कपालभाति, दूसरा अनुलोम विलोम अपनी लाइफ का पार्ट बना लीजिए। ठीक है, ये मेरी लाइफ का पार्ट है, कपालभाति, अनुलोम विलोम, इसके बिना मेरा काम नहीं चलता है। अगर बात करूं तो क्योंकि पूरे दिन बैठा रहना पड़ता है, उसके चलते कुछ रनिंग हो जाती है, तो चीजें तभी जाकर पैटर्न में आती हैं। तो इनको लाइफ का पार्ट जरूर बनाइए रियलिटी में, अगर आप लोग अपने आप को हष्ट-पुष्ट रखना चाहते हैं। एग्जाम निकलते रहेंगे, एग्जाम आते जाते रहेंगे, अगर जिंदा रहोगे तभी चीजें आगे बढ़ पाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हेल्थ होती है, इसीलिए अगर आप लोग ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स के बारे में बात करेंगे ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, तो वहां पर ह्यूमन की जो हेल्थ है पहले उसके ऊपर फोकस किया जाता है जब आप लोग की एजुकेशन आती है। तो हेल्थ को तो एजुकेशन से भी पहले रखा गया, क्योंकि इंसान अगर अच्छी हेल्थ में होगा तभी एजुकेशन कर पाएगा, तभी इंप्लॉयमेंट कर पाएगा, तभी कुछ भी काम करेगा। तो हेल्थ सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। इसीलिए अगर आप लोग जाएंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंदर, तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं जो एजुकेशन 4th नंबर पर रखी गई है, और जो हेल्थ है वो 3रे नंबर पर रखी गई है। तो यहां भी हेल्थ को एजुकेशन से पहले रखा गया है। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर भुखमरी को तो यहां पर हेल्थ से भी पहले रख दिया कि भुखमरी अगर दूर होगी तभी तो हेल्थी रहेगा। और गरीबी सबसे खतरनाक चीज है, गरीबी एक अभिशाप की तरीके से देखी जाती है, क्योंकि गरीब है ना तो हेल्थ अच्छी होगी, ना ही एजुकेशन अच्छी होगी, ना ही वहां पर कोई सारी फैसिलिटी दूसरी अच्छी मिल पाएगी इंसान को। इसलिए सबसे पहले गरीबी अगर मिट जाए तो आगे आने वाली कई सारी चीजें तो वैसे ही निपट जाएंगी। तो इसलिए गरीबी को पहले नंबर पर रखा जाता है यहां पर। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन अगर बन जाए तो देखिए आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। ठीक है, कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। यहां पर जो आर्टिकल मैंने बोला था आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूं, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल से पहले आप लोगों के सामने क्वेश्चन भी होगा जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। कई बार क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा समझिए और फिर आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। जिसको लगता है टाइम है क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना, जिसको लगता है टाइम नहीं है वो रहने देना, क्योंकि यहां पर कई सारे पेपर ऐसे हैं जो अभी आप लोग ईपीएफओ का पेपर देने जा रहे हैं, तो आप लोग रहने दीजिएगा। बाकी जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप लोगों को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-15 मिनट लगेगी, टाइम निकाल के लिख लेना। इंडियन जो वुमेन है, बोला जा रहा है कि इंडियन वुमेन हु आर इनरोल्ड इन एजुकेशन आर फार लेसर देन, अगर आप लोग देखो काफी कम है यहां पर, फार लेस देन देयर काउंटर पार्ट। ठीक है, यानी कि लड़कों के कंपेयर में लड़कियां जो हैं उनकी जो संख्या जो एजुकेशन में इनरोल की जाती है वो काफी कम है। पहली बात तो ये बोली गई है। तो इस रीजन को आप लोग यहां पर बेसिकली एग्जामाइन करना है, रीजन एंड प्रॉब्लम और सॉल्यूशन क्या है, ये जो गैप इतना बढ़ रहा है। यानी कि लड़कों को पढ़ाने के लिए आप लोग देख सकते हैं कि पूरे जी जान लगा देते हैं मां बाप, पर लेकिन लड़कियों को पढ़ाने के लिए उतने दिल से काम नहीं करते हैं। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल है, वुमेन इंपावरमेंट के बारे में आर्टिकल है यहां पर। आखिर ऐसा क्यों किया जाता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे और क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है वो समझेंगे। और इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पर यह कि कोविड-19 के चलते अभी कई सारी एंगल और निकलकर सामने आए जिसको आप लोग जान पाओगे। देखिए, अगर कोई लड़की अगर पढ़ती है ना आज के डेट में, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वो अगर एजुकेट होती है तो वो एक अकेली लड़की एजुकेट नहीं होती है, पूरा परिवार एजुकेट होता है। एक वुमेन अगर पढ़ लेती है तो आगे चलकर बच्चों को पढ़ा पाएगी, क्योंकि हमेशा हमारी पैट्रियार्कल सोसाइटी यानी कि पुरुष प्रधान हमारा
समाज है, और एक इंसान बाहर रहता है मैक्सिमम टाइम, और जो महिला होती है वो घर को भी चलाती है। तो इसलिए महिला का पढ़ा लिखा होना काफी ज्यादा जरूरी है। इसीलिए अभी हमारी कंट्री में आप लोगों ने देखा होगा, आर्मी, मिलिट्री, एयरफोर्स, नेवी, सबके अंदर वुमेन को अलाउ कर दिया गया है ऑफिसर की रैंक के लिए भी। तो ये काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट स्टेप अभी हमारे देश में उठा रहे हैं, खासकर इस लेवल पर। लेकिन ऑफिसर बनेगा कौन? ऑफिसर तभी बनेगा ना अगर पर्टिकुलर पर्सन जो है वो हायर एजुकेशन में जाएगा, अगर पर्टिकुलर पर्सन जो है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करेगा। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है 10वीं और 12वीं कर ही स्कूल में जाना छोड़ दिया, आगे चलकर हायर एजुकेशन में एडमिशन ही नहीं, तो कैसे ऑफिसर बनेगा? तो यहीं पर ही कहानी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए जरूरी है पहले एजुकेशन सिस्टम को आप लोग को इंप्रूव करना। तो वुमेन इंपावरमेंट के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाता है, और खासकर उन लड़कियों के लिए जो आजकल में इंटरव्यू तक पहुंचती हैं, खासकर अपना, तो उनके लिए तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आप लोगों को क्या लगता है सोसाइटी में वुमेन इंपावर्ट के लिए क्या कुछ काम किया जा रहा है? आप लोग क्या लगता है कि लड़कियां किस तरीके से आगे निकल कर आ रही हैं? और किसी 2 या 3 लड़कियां जो लीडर हैं आज की डेट में, उनके नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। देखिए, इंदिरा गांधी, एनी बेसेंट, ये पुराने नाम हो गए, ठीक है। थोड़ा नए नए जो अभी नाम निकल कर आ रहे हैं, जैसे किन्नर कम्युनिटी के बारे में बात करें तो उनसे रिलेटेड अभी वुमेन थी जिसने केस लड़ा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया का केस निकल कर आया। तो इस तरीके से कुछ ऐसी वुमेन के भी नाम आप लोग याद रखिए, तो डिफरेंट तरीके का एक एंगल यहां पर निकल कर आएगा, ठीक है। 2-4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बारे में आप लोग देखते हैं। इसी के साथ में कई एक जो रिसेंटली अभी जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में आप लोग बात कर सकते हैं। अभी कोई ऐसे जैसे कोई हीरोइन है जिसने कोई अच्छा काम कर रही है प्रोडक्टिव, उनके बारे में आप लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग एक लेटेस्ट एग्जाम्पल आप लोग रखिएगा, तो इनके बारे में आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। साउथ इंडिया में हम लोगों ने देखा था अभी यहाँ पर कि एक पर्टिकुलर जो लड़की थी वो मेयर चुनकर आई थी, यंगेस्ट, एक तरीके से ऐसे आप लोग देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग नोट करते रहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट उदाहरण आप लोग हो जाते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, समझ लेते हैं। अभी यहां पर अगर बात करें दशकों से, अगर आप लोग देखें पिछले फ्यू डिकेड, यानी कि पिछले कुछ दशकों के अंदर, दशकों का मतलब डिकेड का मतलब होता है 1 साल, एक डिकेड का मतलब होता है 10 साल, ठीक है। तो एक डिकेड 10 साल, जैसे 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, ठीक है। इसी तरीके से एक डिकेड का मतलब होता है बेसिकली 10 साल। तो अगर पिछले कुछ टाइम में आप लोग बात करें, यहां पर काफी कुछ यहां पर बेसिकली हमारे द्वारा अचीव किया गया, काफी कुछ बचा हुआ है अचीव करना, यानी कि दोनों ही तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। अभी अगर देखिए दोनों ही तरीके से आप लोग देखिए, पैरा ओलंपिक में बात कर लीजिए, चाहे ओलंपिक में बात कर लीजिए, सबसे ज्यादा झंडे जो हैं वो लड़कियों के द्वारा यहां पर गाड़े जा रहे हैं, ठीक है। उस तरीके से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो वही बातें बताने की कोशिश की जा रही है, जो आगाज भी किया जा रहा है वो लड़कियों के द्वारा किया जा रहा है, पर लेकिन ये चीजें तभी पॉसिबल हो पाती है कि जब तक आप लोग सपोर्ट करोगे। अगर सपोर्ट नहीं करोगे तो इसके लिए एजुकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, और एक सपोर्ट मिलना काफी ज्यादा जरूरी है। खासकर पेरेंट्स का सबसे बड़ा यहां पर ध्येय होना चाहिए कि हाँ, जो लड़के हैं उनको भी लड़कों के इक्वल ट्रीट किया जाए। हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते अपने देश में कि हम लोग अगर बोले कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना है, उनको पीछे छोड़ना है, तो लगभग 50% पॉपुलेशन अगर हम लोग पीछे छोड़ देंगे, तो आप लोगों को लगता है कि एक पहिया की गाड़ी आगे बढ़ पाएगी देश की, कि बस लड़कों को लेकर आगे बढ़ो? तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो एक पोटेंशियल वर्क फोर्स है यहाँ पर, हम लोग अगर उसको इग्नोर कर देंगे तो इकोनॉमिक पावर हाउस कैसे बनेंगे? सोसाइटी में अगर महिलाओं को हम लोग इंक्लूड करके नहीं चलेंगे तो कैसे हम लोग सोसाइटी को हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे? तो ये एक तरीके से पॉसिबल नहीं है। यानी कि हम लोग को लड़का और लड़की को इक्वल मानना चाहिए, और दोनों को कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग को आगे लेकर चलना चाहिए, और ये यहां पर जरूरी भी है अगर अच्छा आउटपुट आप लोग चाहते हैं। अभी वुमेन एजुकेशन, देखिए एजुकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इंसान को एजुकेशन ही नहीं मिलेगी तो फिर काम कैसे चलेगा? तो हायर एजुकेशन में अगर लड़कियां पहुंच पाती है तो काफी कुछ यहां पर फिर आप लोग को रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो उसी के चलते कुछ बातें बताई गई हैं। अभी यहां पर अगर आप लोग देखिए तो काफी एक बुरे आंकड़े आप लोग को देखने को मिलेंगे, जिसके चलते सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं कि एजुकेशन को कैसे लेकर चलना है। अगर डोमेस्टिक एक्टिविटी में बात करें, उसके चलते यानी कि घर गृहस्थी का काम करने के चलते 31% क्या 32% बोले बेसिकली, क्योंकि 31.9 है, 32% जो लड़कियां हैं वो अपना स्कूल छोड़ देती हैं, ठीक है, घर गृहस्थी का काम करने के चक्कर में। चलो भाई साहब, भाई पढ़ने जा रहे हैं स्कूल में तो तुम घर का काम कर लो, ठीक है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि अभी कोविड-19 के चलते तो ये दिक्कत और ज्यादा बढ़ गई। यहां पर हुआ क्या बेसिकली, अभी ये लग रहा है कि घर में पैसे कमाने वाला जो है पर्सन, उसकी सैलरी कम हो गई है, फिर जॉब छूट गई है, फिर कोई और दिक्कत बन गई है, तो चलो लड़की को स्कूल में जाने से रोक देते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी। इसी के साथ में कई जगह लगभग यहां पर ये तो 18% हो गया, 15% लड़कियां भी ऐसी है कि उस माहौल में रह रहकर, एक पुरुष प्रधान देश यानी कि पैट्रियार्कल सोसाइटी में रह रहकर खुद भी उनका भी मन नहीं करता है पढ़ने का। उनको भी ये लगता है कि ठीक है यार, आगे चल के करना ही क्या है। तो 15% तो लड़कियां भी इस चीज को एक्सेप्ट करती हैं कि नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेशन। उनको ये लगता है कि पढ़ के करेंगे क्या, रोटी पकाएंगे, बच्चे पैदा करेंगे, आराम से चलकर अपनी जिंदगी जो है हस्बैंड के हिसाब से जी लेंगे। फिर हस्बैंड कुछ भी करता रहे, पता चला कि आगे कंडीशन बन रही है, ठीक है। जैसे मैंने कई सारे आर्टिकल भी डिस्कस किए थे। पर लेकिन जब तक आप लोग अपने पैरों पर खड़े नहीं
होगे तब तक आप लोगों को सोसाइटी में रेस्पेक्ट तो मिलने से रही, ये तो बात आप लोगों को माननी पड़ेगी। तो अगर रेस्पेक्ट रियलिटी में आप लोगों को चाहिए तो अपने पैरों पर खड़े हो, उसके लिए जितनी मेहनत आप लोग कर सकते हो उतनी मेहनत जरूर करो, ताकि एक रेस्पेक्ट सोसाइटी में मिलती रहे। वरना शादी करके कहीं पर भी आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा और फिर जिंदगी चलती रहेगी, खाना बनाना, बर्तन धुलना और बच्चे पैदा करना, इसी में जिंदगी कट जाएगी। देखिए, दो तरीके के इंसान होते हैं, ये काम भी जरूरी है, ऐसा तो है नहीं कि बच्चे पैदा करना, खाना बनाना, ये सब काम जरूरी नहीं है, जरूरी है। पर लेकिन एक इंसान वो है कि जो पढ़ा लिखा इंसान है, जो अच्छा खासा एजुकेशन ले चुके हैं, एक तो वो काम बैठकर ये एक सारे काम करेगा। एक वो इंसान है जो कि पढ़ा लिखा नहीं है, जिसने एजुकेशन ढंग से नहीं लिया, एक वो काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं जो पहली कैटेगरी है, अगर जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको सही है, कम से कम ये काम अच्छे आने चाहिए, वो काम अच्छे से कर रहा है, अपनी जिंदगी को अच्छे से एंजॉय कर रहा है। पर लेकिन जो ऑलरेडी अच्छी एजुकेशन ले चुका है, जो सही डायरेक्शन में अपनी लाइफ को सेट करना चाहते हैं, जिसकी एंबिशन है, यानी कि 15% अगर जो लड़कियां जो ये कह रही है हमको पढ़ना ही नहीं है, उनको सही है, उनको अच्छा खाना बनाना आना चाहिए, अच्छे तरीके से कपड़े धुलने होने चाहिए, घर में साफ सफाई करनी आनी चाहिए, क्योंकि वो इसी को अपनी जिंदगी बना चुकी है। अगर उनको ये जिंदगी अच्छी लग रही है तो सही है, वो इस काम को अच्छे से करें। पर लेकिन वो लड़की जो अच्छी खासी अपनी एजुकेशन ले चुकी है, जो एक तरीके से अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, उस लड़की को कम से कम अपॉर्चुनिटी यहां पर जरूर मिलनी चाहिए। तो ये बातें बोलने की मैं कोशिश कर रहा हूं, यहां पर आर्टिकल ये समझाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो हर एक तरीके की कैटेगरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। अब डिपेंड करता है, अब मान लो जो मैं तो सबको पढ़ा रहा हूं, यहां पर डेली अगर 40 से 50 हजार लोग लेक्चर को देख रहे हैं, तो उसमें से अब ये थोड़ी ना कि सारे के सारे वो हैं जो पढ़ने में इंटरेस्टेड है। ठीक है, कुछ ऐसे हैं बस नॉलेज के लिए देख रहे हैं, कुछ ऐसे हैं एग्जाम को देने के लिए देख रहे हैं, कुछ ऐसे हैं कि हाँ बस देख लेते हैं, सब देख रहे हैं तो हम भी देख लेते हैं, कुछ ना कुछ तो पता चलेगी। तो हर तरीके के आप लोगों को लोग देखने को मिलेंगे। अब कौन रियलिटी में सीरियस होकर देख रहा है, कौन प्रॉपर वे में पढ़ाई करके चल रहा है, शेड्यूल के थ्रू रिविजन भी कर रहा है, सिलेक्शन तो उसी का होगा। तो ये सारी चीजें आप लोग समझ सकते हैं। तो मेहनत भी करनी पड़े। तो कई सारी लड़कियां ऐसी हैं समाज में, उनको इतना बोल बोलकर ऐसा कर दिया गया जिससे 15% को उनको लगता ही नहीं कि एजुकेशन में कोई इंटरेस्ट भी लेना चाहिए। जेंडर बायस और सोशल नॉर्म्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पुअर्टी होगी, ठीक है, एक तरीके से नहीं, गरीबी होगी, खासकर स्कूल की पुअर क्वालिटी होगी। कई जगह स्कूल में भी आप लोगों को टॉयलेट देखने को नहीं मिलेंगे अगर बात की जाए, तो ये भी कंडीशन खराब देखने को मिलेगी। आउटडेटेड सोशल नॉर्म्स वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि लड़कियों के लिए जो भी कंडीशन है ना, वो सारी चीजें। तो हायर रेट जो है वो सेकेंडरी स्कूल में ड्रॉप आउट हो जाता है। अभी एक बार मैं समझा देता हूं आप लोगों को अपनी कंट्री का एजुकेशन सिस्टम। आज के डेट में स्लाइड है जो आप लोगों के सामने है। यहां पर 3 कैटेगरी में नॉर्मली डिवाइड किया गया। एक को एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं, दूसरे को यहां पर सेकेंडरी, और तीसरे को बोलते हैं हायर एजुकेशन। तो यहां पर जो एलिमेंट्री एजुकेशन है उससे पहले आप लोगों को प्री प्राइमरी देखने को मिलते हैं। प्री प्राइमरी में एलकेजी, यूकेजी, ये सारी चीजें आ जाती हैं बेसिकली। अभी एलिमेंट्री एजुकेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक को प्राइमरी स्कूलिंग और दूसरे को अपर प्राइमरी स्कूल बोलते हैं। ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो ये जो एजुकेशन है जिसको एलिमेंट्री एजुकेशन बोलते हैं, इसी को आप लोगों को बेसिकली याद रखना है। हमारे कंट्री में 87th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 2002 में। तो जो 87 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, तो 6 से लेकर 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए जो बोला गया था कि उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए। तो ये कंपलसरी एजुकेशन जो है वो इसी एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए है। तो अगर स्टेटमेंट में आप लोगों को मैं थोड़ा सा घुमाकर क्वेश्चन दे दूं कि हमारी कंट्री में जो कंपलसरी एजुकेशन जो दी गई है वो एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए दी गई है, एक स्टेटमेंट। दूसरा बोल दूं कि प्राइमरी स्कूलिंग के लिए दिया गया, तीसरा बोल दूं अपर प्राइमरी स्कूलिंग के लिए दिया गया, चौथा बोल दूं कि सेकेंडरी स्कूलिंग के लिए दिया गया। अगर आप लोगों को यही नहीं पता होगा प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी किसको बोलते हैं, तो क्वेश्चन गलत होगा। आप लोगों को ये तो पता है 6 से लेकर 14 साल के लिए, पर ये नहीं पता है, तो कैसे क्वेश्चन सही करोगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी काफी ज्यादा जरूरी है यार। तो ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा याद रखिएगा। तो यहां पर 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए फंडामेंटल राइट बन चुके हैं। आर्टिकल 21 के तहत 21A में जब आप लोग जाएंगे तो फंडामेंटल राइट बना दिया गया कि उनको एलिमेंट्री एजुकेशन आप लोग को देनी है। तो उसी के चलते बोला गया कि जो सेकेंडरी लेवल पर जाते हैं, सेकेंडरी क्या होती है, ये हो गई बेसिकली सेकेंडरी एजुकेशन में। अगर सेकेंडरी स्कूलिंग की बात करें, सेकेंडरी स्कूल, तो इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा बेसिकली यहां पर 9th और 10th। और सीनियर सेकेंडरी में क्या जाएगा यहां पर 10th और 11th और 12th, तो ये देखने को मिलेगा। और हायर एजुकेशन में फिर बीटेक, एमटेक, एमबीए, बीएससी, एमएससी, जो भी आप लोग कर रहे हैं वो सब करते रहो, वो सारी चीजें आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी। तो ये बेसिकली कैटेगरी है हमारी कंट्री में एजुकेशन की। अभी नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी लाई गई उसके हिसाब से चीजें चेंज कर दी गई, वो एक अलग बात है, पर प्रॉपर पैटर्न अभी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो बोला ये गया है यहां पर कि आप लोग को देखने को मिलेगा कि सेकेंडरी जो यहां पर स्कूल है, यानी कि 10वीं और 12वीं में मैक्सिमम आकर बच्चे ड्रॉप आउट कर देते हैं, 8वीं तक तो फिर भी यहां पर पढ़ लेते हैं, ऐसा बोला गया है यहां पर, क्योंकि यहां तक तो फिर भी चीजों को सपोर्ट किया जाता है। यहां पर आकर मैक्सिमम लड़कियां जो है वो स्कूल छोड़ देती हैं, और फिर उसके बाद में क्या होता है, उनकी शादी हो जाती है। कई बार तो 18 साल की एज से पहले भी शादी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन आप लोगों को सोसाइटी में देखने को कई बार मिलती है। तो लो एक्सपेंडिचर ऑन गर्ल एजुकेशन के बारे में अगर आप लोग बात करिए, ये भी काफी बड़ी दिक्कत है। लड़कियों को बेसिकली स्कूल में यहां पर एक तरीके से पढ़ाया भी जाता है, तो उस स्कूल में पढ़ाया जाएगा जहां पर पैसा कम लगे। लड़के को अगर बात करें, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाता है, लड़कियों को कई बार गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा दिया जाता है। लड़कियों को कई बार इवन अगर
पढ़ने के लिए भेजने की बात करें, अपनी सिटी से बाहर भी भेज देते हैं, इवन फॉरेन तक लोग भेज देते हैं, पर लेकिन लड़की को जो है अपनी सिटी में भी एक ढंग के स्कूल में भेजने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो चॉइस ऑफ स्कूल, प्राइवेट ट्यूशन या फिर चॉइस ऑफ डिसिप्लिन हायर एजुकेशन में उनको ढंग से सपोर्ट मिल ही नहीं पाता। इसलिए यहां पर अगर आप लोगों के सामने डेटा निकालूं तो डेटा यह बोलता है कि एनुअली एक लड़की के ऊपर अगर पैसा जो खर्च किया जाता है एज कंपेयर टू यहां पर लड़के के, उससे लगभग यहां पर 2860 के करीब लेस खर्च किया जाता है। यानी कि लड़के पर ज्यादा खर्च किया जाता है पैसा, लड़कियों पर कम खर्च किया जाता है। तो इसके चलते लड़का और लड़के में आप लोगों को भेदभाव देखने को मिल जाता है। यानी कि ज्यादातर लोग जो है वो एक तरीके से सोचते हैं कि लड़के पर पैसा खर्च करना अच्छा है, लड़कियों पर पैसा खर्च ही नहीं करना चाहिए पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बातें यहां पर बोली जा रही हैं। और इंपॉर्टेंट बात पता है कि यहां पर ये जो बातें मैं सारी आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोला है AISHE। ये AISHE क्या है? इसको बोलते हैं ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। और ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यानी खुद हमारी गवर्नमेंट बोल रही है कि यहां पर जो बच्चे हैं उनमें क्या डिफरेंस किया जाता है, यहां पर माता पिता के द्वारा भी। नॉर्मली सिंपली अगर कोई ग्रेजुएशन करना चाहता है तो एनुअली खर्च आप लोगों को देखने को मिल जाता है नॉर्मली 50,000 से लेके यहां पर अगर बात करें, दो चीजें देखिए यहां पर समझाने की कोशिश की है। एवरेज एनुअल कॉस्ट, एक तो प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है, ठीक है, और एक सिंपल ग्रेजुएशन कर रहा है, तो प्रोफेशनल में नॉर्मली 50,000 तक हो जाता है और वैसी में 8,000 तक, ठीक है। तो ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यानी कि आज की डेट में अगर बात करें, यहां पर प्रोफेशनल कोर्स महंगे होते हैं, तो इसलिए लड़कियों को ज्यादातर प्रोफेशनल कोर्स न कराकर उनको नॉर्मल दूसरे कोर्स करा दिया जाता है ताकि ज्यादा खर्चा ना पड़े, बस पढ़ी लिखी लड़की हो जाए। जबकि लड़के को जो भी कर रहे हैं, बेटा बीटेक करनी है, हाँ बेटा पायलट बनना है, हाँ बेटा, तो बेटे के लिए सब कुछ कहता है। और वही बेटा फिर क्या करता है, बाद में जाकर मां बाप को भूल जाता है। बाद में भी बेटी काम आती है, फिर कई जगह आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये सब लड़कों के लिए नहीं है, हालांकि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो आज के डेट में भी अपने माता पिता पर एक तरीके से मतलब एक जान छिड़कते हैं। तो ये सबके लिए नहीं है, पर लेकिन मैं डेटा के बेस पर बता रहा हूं जो अभी रिसेंटली जो केसेस सामने निकल कर आए। शायद ही कोई केस ऐसा होगा लड़की ने अपने मां बाप को बाहर निकाल के फेंक दिया घर से, और लड़के जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पर हाँ, दूसरी इंटरेस्टिंग चीज बताऊं लड़कियों के बारे में जब तक लड़की माँ बाप के घर में होती है तब तक तो लड़की जो है बिल्कुल माँ बाप की चहेती होती है, पर लेकिन जैसे ही लड़की की शादी हो जाती है, सास ससुर मिलने लगते हैं, वहां पर बड़ी कंडीशन बाहर खराब निकल के आती है। वहां पर लड़की एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है सास ससुर को एज ए अपने माँ बाप। वहां पर उल्टी कंडीशन बन जाती है, वहां पर तलवार चलने लगती है, बिल्कुल वो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि जितनी अच्छी लड़कियां माँ बाप अपने मैके होते हैं, उतनी ही ज्यादा खतरनाक आप लोगों को मैक्सिमम टाइम आप लोगों को देखने को मिलेगी जब शादी होकर दूसरे घर में जाती हैं। अब वहां पर दोनों के बीच में लग जाती है, सास उसको बेटी मानने के लिए तैयार नहीं है और बेटी उसको मां मानने, बहू उसको मतलब मां मानने के लिए तैयार नहीं है। तो जिस दिन यहां पर ये डिफरेंस खत्म हो गया, उस दिन काफी कुछ हमारी सोसाइटी में चेंज हो जाएगा। यानी कि एक औरत जो है वो अपनी बहू को बेटी मान ले, और एक बहू जो है वो अपनी सास को मां की तरीके से ट्रीट करना स्टार्ट कर दे, रियलिटी में दिल से दोनों, ठीक है। तो तभी यहां पर काफी सारी चीजें सुधरती नजर आएंगी। तो जब मैंने पहली बार डिस्कस किया था ये आर्टिकल, तो एक बच्चे ने बोला कि सर ये तो बता देते हो शादी से पहले माँ जो बेसिकली बेटियां है माँ बाप के लिए क्या करती है, शादी से बात वाली भी थोड़ी कंडीशन बताओ। तो शादी से बात वाली यार ये रियलिटी है, आप लोगों को नॉर्मली देखने को मिलेगा। पर लेकिन दूसरी भी रियलिटी काफी ज्यादा है सोसाइटी में, आप लोगों को देखने को मिलेगा दहेज के नाम पर आज की डेट में भी लड़कियों को सप्रेस किया जाता है। आज की डेट में भी अगर लड़के की शादी हो जाती, एक जॉब लग जाती है ना, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा तुरंत दहेज के लिए नाक चढ़ जाती है। पर लेकिन दूसरी बात भी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर यहां पर शादी के लिए बात करें तो बिना जॉब वाले लड़के को देखने के लिए भी तैयार नहीं है, भागते भी जॉब वाले लड़के के पीछे ये सब। तो ये भी कंडीशन है, तो इसलिए उसके भाव बढ़ जाते हैं। तो सोसाइटी का पैटर्न है बेसिकली, अगर आप लोग देखेंगे तो सारा, ठीक है। यानी कि जैसा बोगे वैसा ही काटोगे, तो सारी चीजें वैसी उसी तरीके से आप लोग को देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीजें हैं। चलिए जो भी है पता तो आप लोगों को ही है, मैं क्या इसमें नहीं बता रहा हूं, सब चीजें आप लोग जानते हैं, सोसाइटी में रहते हैं आप लोग। प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में बात करें, इंजीनियरिंग में बात करें तो 28.5%, फार्मेसी में बात करें 58%, और इसी के साथ में नॉर्मल ग्रेजुएशन में 52% आप लोग को देखने को मिलेगी लड़कियां। यानी कि इंजीनियरिंग में आप लोग काफी कम लड़कियां देखने को मिलती हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अगर क्लास में 120 लड़के हैं तो टोटल मिलाकर यहाँ पर 15 या 20 लड़कियां आप लोग को देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये काफी ज्यादा खतरनाक है, यहाँ पर खासकर लड़कियों को हायर एजुकेशन में नहीं भेजा जाता, तो फिर आगे लड़कियां निकलकर कैसे आएंगी। इसी के साथ में रिप्रेजेंटेशन इज लोवेस्ट इन इंस्टीट्यूशन, अगर नेशनल इंपोर्टेंस जो है वहां पर अगर आप लोगों को देनी है तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर भी तो रिप्रेजेंटेशन काफी लोअर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो ये सारे मुद्दे सोसाइटी में जो नॉर्म्स है उसके चलते सारी दिक्कतें सामने निकल कर आती है, जिसके ऊपर हम लोग को काम करना काफी ज्यादा जरूरी है। देखिए अगर इनके ऊपर काम नहीं करेंगे तो काफी सारी दिक्कतें देखने को मिलेगी। ड्रॉप आउट पहले हो ही रहा था, अभी कोविड-19 के चलते काफी ज्यादा ड्रॉप आउट हो गया है। अभी हमारी कंट्री में अगर एक प्रॉपर ग्रोथ के बारे में बात करें तो वैसे ग्रोथ हुआ है हमारी कंट्री में। नॉर्मल अगर देखें
अगर हम लोग देखेंगे तो हमारी कंट्री में पहले के कंपेयर में 2010-12 के हिसाब से अगर 2019-20 में हम लोग बात करें तो 10 साल में हमारी कंट्री में जो इनरोलमेंट होता है ना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, तो लड़कियों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। पर लेकिन अभी कोविड-19 ने ये रही सही जो ग्रोथ थी वो सारी बर्बाद कर दी। ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि जो भी हिम्मत हम लोगों ने की थी वो सारी यहां पर बर्बाद कर दी गई है। इसी के साथ में अगर बात करें वुमेन को लेकर इंटरनेशनल लेवल पर भी कई सारे कैंपेन चलाए जा रहे हैं, उनके हक के लिए भी लड़ाई लड़ी जा रही है। पहले जितना उनको देखते थे लीडरशिप के रोल में, आज के में आर्मी में लड़कियां नहीं जाएंगी, आज के में आर्मी में भी लड़कियां जा रही हैं, ठीक है। लड़कियों को अलग तरीके से देखा जा रहा है। इवन आज के में इंटरेस्टिंग चीज तो यह है, कई सारे लड़के शादी जब कर रहे हैं, पहले यह था कि नहीं लड़की ऐसी चाहिए जो जॉब ना करती हो, आज के में कई सारे लड़के खुद देखते हैं लड़की ऐसी होनी चाहिए जॉब करती हो। क्यों? क्योंकि खर्चा इतना हो गया कि आगे चल के बच्चों की पढ़ाई में तो एक इंसान की सैलरी वैसे ही चली जाएगी। तो ये भी अच्छा चेंज अभी सोसाइटी में देखने को मिल रहा है, ठीक है। बाकी आगे ये बात करते हैं कोविड-19 के चलते, देखिए चैलेंज तो सामने आए निकल कर, ठीक है। खासकर जो लड़कियों के ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ा है इसके हर तरीके से, घर बनाने में, घर को संभालने में, सारी चीजों में। पर लेकिन जहां जहां चैलेंज होते हैं वहां वहां आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। तो जो भी हम लोगों ने एक्सपीरियंस सीखे हैं उनसे आप लोग लर्निंग कर उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले ऑनलाइन एजुकेशन कोई सोचता भी नहीं था पॉसिबल हो पाएगी, आज के दिन में ऑनलाइन एजुकेशन लोग घर बैठे बैठे सारी चीजें कर रहे हैं, घर से निकलने की जरूरत ही नहीं है। काफी ज्यादा खर्चा भी बच जाता है, बाहर जाएंगे तो 8-10 हजार, 12 हजार, 15 हजार आप लोगों को वैसे ही खर्चा हो जाएगा महीने का। अगर घर पे बैठे हो तो वो कॉस्ट बचेगी। पर लेकिन घर पे फिर माहौल मिलना जरूरी है। अगर घर पे प्रॉपर एक रूम मिल जाए आराम से, या फिर कोई भी एक ढंग से एक एरिया मिल जाए जहां पर बैठकर पढ़ा जा सके और कोई डिस्टर्ब ना करे, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों ही तरीके से चीजें देखनी जरूरी है, ठीक है। तो दोनों ही तरीके पैटर्न है, काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर बात करें इन्वायरमेंट एजुकेशन आउटकम के बारे में बात करें तो काफी ज्यादा इन्वायरमेंट काफी ज्यादा इंप्रूव है हमारी कंट्री के अंदर में। आज की डेट में भी एजुकेशन के बारे में बात करें तो देखिए आज की डेट में अगर बात करें तो जेंडर बायस देखने को मिलेगा, प्रोवाइड करना सोशल, फाइनेंशियल और इमोशनल। तो गर्ल्स जो लड़की है, जो गर्ल्स है सोसाइटी में, उनको काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है। हालांकि अभी नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी लाई गई है नई, ये अभी तीसरी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। पहली लाई गई थी 1968 में, दूसरी लाई गई थी 1986 में, ठीक है। अभी तीसरी लाई गई है 2020 के अंदर में। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो अभी यहां पर इसमें अलग से लड़कियों के लिए यहां पर STEM में एजुकेशन में फोकस किया गया है। STEM क्या है अगर आप लोगों से बोला जाए, कोई पूछे इसकी फुल फॉर्म आप लोगों से पूछी जाए तो एस को बोलते हैं साइंस, टी को बोलते हैं टेक्नोलॉजी, ई को बोलते हैं इंजीनियरिंग, और एम को क्या बोलते हैं ये आप लोग बता दीजिए, ठीक है। इतना तो पूछने का हक बनता है ना, बता दीजिए। चलिए बाकी जो भी स्कूल है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, इनमें भी यहां पर बोला जा रहा है। आगे चल के चीजों को फोकस दिया जाएगा, यानी कि वुमेन एजुकेशन इंपावरमेंट पर फोकस दिया जा रहा है। तो ये चैलेंज है, उसके सामने अपॉर्चुनिटी है। तो ये पूरा आर्टिकल है, ठीक है। आई होप कि अब आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। टेलीग्राम पर भी पोस्ट कर सकते हैं डायरेक्ट, और हाँ टेलीग्राम पर आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, कई सारी चीजें आप लोग वहां पर देखिए क्या करते रहते हैं, हालचाल पूछते रहते हैं। हालचाल पूछने के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है नीचे, यहां पर आप लोग पूछ लीजिए। वहां पर आप लोग ये चीजें मत कीजिए, क्योंकि मैं कई सारे बच्चों को ऑलरेडी ब्लॉक कर चुका हूं, और जिनको ब्लॉक करता हूं फिर मेल करते हैं, सब हमको दिख नहीं रहा है, और वो चैनल प्राइवेट हो गया है। वो चैनल तभी प्राइवेट आप लोगों को दिखेगा जब आप लोग वहां पर उल्टी सीधी हरकतें करोगे, जब आप लोग वहां पर किसी अलग चीजों के पता नहीं कैसे कैसे जोक के भी कई सारे लिंक पोस्ट कर रहे हैं वहां पर, पता नहीं कैसे कैसे वहां पर किसी का प्रमोशन करने लग गए आकर। ये अगर हरकतें करोगे तो तुरंत ब्लॉक कर दिया जाएगा। कोई भी लिंक मुझे वहां पर नहीं चाहिए, किसी भी अलग वीडियो का, वहां पर बस आंसर चाहिए। अगर लिख सकते हो तो लिखो, वरना कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसी के साथ में वहां पर अगर लगता है प्रीलिम्स के कोई क्वेश्चन पोस्ट करने हैं तो वो पोस्ट कर सकते हो आप लोग, वो तो वीडियो के नीचे भी आप लोग पोस्ट कर सकते हो। यार प्लेटफॉर्म बना हुआ है, एक माहौल बनाने के लिए आप लोग की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं अकेला कहां कहां चेक करूंगा, आप लोग ये बताइए, ठीक है। आप लोग की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती है चीजों को थोड़ा अच्छे रखने की। आप लोग सारी चीजें मेरे से ही क्यों एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि सारा एक इंसान सारी चीजें सारी चीजें सारा काम एक ही इंसान करता रहे। बीइंग ए फैमिली यार आप लोग मिलकर काम करो ना, चीजों को जहां पर लगता है दिक्कतें तो उसको सोल्व कर लेते हैं। कोई ऐसा हरकतें कर रहा है उल्टी सीधी, तुरंत उसको मुझे बताइए, मैं तुरंत ब्लॉक करूंगा। और फिर मुझे ये नहीं पता, इंटरेस्टिंग चीज बता दूं आप लोगों को जो रियलिटी में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। मैं कई सारे बच्चों को ब्लॉक कर चुका हूं वहां पर टेलीग्राम से, ठीक है। जो आंसर राइटिंग ग्रुप है, नॉर्मल ब्लॉक कर दो तो उसको अनब्लॉक करने का ऑप्शन मिल जाता है। अब उनको ब्लॉक करने के बाद में फिर उनकी रिक्वेस्ट की गई कईयों के द्वारा, अब मुझे ऑप्शन भी नहीं मिला वहां पर उसको अनब्लॉक कैसे करना है। अगर आंसर राइटिंग ग्रुप में मैं किसी को वहां पर ब्लॉक कर रहा हूं, मैं उसको ढूंढता रह गया, मुझे पता नहीं कहां से, मतलब मुझे समझ में नहीं आया कहां से उसको अनब्लॉक करना है। नॉर्मली ब्लॉक कर देते हो तो वहां पर जाकर प्रोफाइल पे उसको अनब्लॉक कर सकते हो, तुम उसका मुझे पता आराम से। पर लेकिन आंसर राइटिंग ग्रुप में अगर मैं किसी को ब्लॉक कर दे रहा हूं, उसने नॉर्म्स एंड रेगुलेशन मतलब फॉलो नहीं किए, तो उसको अनब्लॉक करने का भी ऑप्शन नहीं मिला मुझे। मैं परेशान हो गया एक दिन खोजते खोजते। एक लड़की थी और एक लड़का था, दोनों के द्वारा मेल किए गए, सर प्लीज अनब्लॉक कर दो, समझ में नहीं आ रहा सर, प्राइवेट हो गया चैनल। मैं उसको ढूंढता मेरा आधा पौना घंटा बर्बाद हो गया, पर मुझे नहीं मिला, मुझे समझ में नहीं आया उसको लिए, ठीक है। तो इसलिए यार फालतू में आप लोगों की भी टेंशन बढ़ रही है, मेरी भी टेंशन बढ़ रही है अलग से।
तो क्यों ये ऐसे ऐसे काम करते हो, एक बार ही बोल देना चीजें अच्छे माहौल है। इसी में अगर मैं पेड कर दूं इसको बैठकर कि यहां पर बैठकर बता दूं कि हाँ 100 रुपए महीने ले जाएंगे पूरे टेलीग्राम ग्रुप में जो भी आंसर राइटिंग करेगा, उसके चलते वहां पर सीरियस बच्चे आने स्टार्ट हो जाएंगे, फिर फालतू की चीजें अलग हो जाएंगी। तो ऐसी चीज चाहिए कि आप लोगों को फोर्सफुली ऐसी चीजें काम करना स्टार्ट कर दूं, ये अच्छा लगेगा कि आप लोगों को खुद बताइए। ऐसे बच्चे हैं जो कई सारे जो चीजें नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो फालतू में ऐसी चीजें मत कीजिए ना यार। फिर अच्छा माहौल मिल रहा है तो उसको अच्छे तरीके से लेकर चलिए, ठीक है। तो फिर वो चीजें इसीलिए आधे इंसान फ्रस्ट्रेट होकर फिर ऐसी हरकतें करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये चीजें प्लीज मत कीजिए, रिक्वेस्ट है, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर, ये काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा। बेसिकली ये बात कर रहा है माइक्रो फाइनेंस के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए आखिर न्यूज में क्यों है, किस टॉपिक से आप लोग इसको कनेक्ट करेंगे। तो ये आप लोग का बैंकिंग वाले सिस्टम से निकल कर आ जाता है। तो अभी बात करें माइक्रो फाइनेंस जो है यहाँ पर, माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट इन इंडिया। तो हमारी कंट्री में बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसके लिए कुछ रूल और रेगुलेशन अभी बोले गए। तो उसके चलते कंसल्टेटिव डॉक्यूमेंट ये यहाँ पर ऑन रेगुलेशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस निकल कर आया जून 2021 में, उसी के बारे में बात की जा रही है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पर मालेगांव कमेटी जो है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो इसके द्वारा यहां पर कुछ बेसिक फोकस देने की बात इनके ऊपर की गई थी। अब पहले तो आप लोगों के माइंड में यही नहीं समझ में आ रहा होगा यार ये माइक्रो फाइनेंस है क्या, पहले इसके बारे में बताओ सर, ठीक है। पहले इसी को समझ लेते हैं। माइक्रो फाइनेंस इज ए फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, एक तरीके की फाइनेंशियल सर्विस है जो प्रोवाइड कराती है स्मॉल। माइक्रो है ना, आप लोग देख समझ सकते हैं, माइक्रो यानी कि छोटा। तो स्मॉल लोन अगर आप लोगों को मिलता है, स्मॉल लोन हो गया यहां पर, ठीक है। या फिर अदर फाइनेंशियल सर्विस जो कि पुअर और लो इनकम हाउस होल्ड को मिलती है, उसके लिए प्रोवाइड कराया जाता है। अब इसमें एक टर्म है यहां पर माइक्रो फाइनेंस लोन। अब ये किस कैटेगरी में आएगा? एक तो कोलेटरल फ्री होता है। कोलेटरल फ्री मतलब अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि यार मुझे आप लोगों से लैपटॉप चाहिए, मेरा लैपटॉप काम नहीं कर रहा है, ठीक है। आप लोग बोले कि हमें यकीन नहीं है कि आप लैपटॉप हमको वापस करोगे, पता चला लैपटॉप खराब करके दे दिया। आप ऐसा करो, हमारा लैपटॉप 50,000 का है, 25,000 रुपए पहले यहां पर रख के चले जाओ और फिर ले जाना, हम आपको लैपटॉप दे देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? कोलेटरल हो गया, गारंटी हो गई कि हाँ आपका लैपटॉप जो है अगर कुछ गड़बड़ हुई तो आप लोग उसमें से पैसा काट लोगे। तो इस तरीके से एक तरीके से कोलेटरल देना, तो एक कोलेटरल फ्री है, कोई भी ऐसा पैसा नहीं है आप लोग यारी दोस्ती में दे दोगे कि ठीक है ले जाओ सर काम करके दे देना, ठीक है। तो उस तरीके से कोलेटरल फ्री लोन यहां पर दिए जाते हैं, जिनकी खासकर अगर बात करें शहरों वाले एरिया में, खासकर गांव वाले एरिया में, तो 1,25,000 इनकम है गांव वाले एरिया में, शहर वाले एरिया में 2 लाख करीब इनकम है, या फिर सेमी अर्बन वाले एरिया में, तो उनको यहां पर ये लोन दिया जाता है। और मैक्सिमम जो ये लोन आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये 50% जो भी उनकी इनकम है उस तक लोन दिया जाएगा, यानी कि उससे ज्यादा लोन नहीं मिलेगा। रीजन क्या रहता है? अगर जिनकी इतनी उनकी एनुअल इनकम है, अगर उससे ज्यादा उनको लोन दे दिया गया तो एक तो वो खुद ही पे नहीं कर पाएंगे, दूसरा यहां पर गवर्नमेंट को भी नुकसान देखने को मिलेगा। तो जितनी जिसकी हैसियत है उसके हिसाब से उसको लोन दिया जाएगा। यानी कि कोई अगर यहां पर महीने के 1,20,000 रुपए कमा रहा है तो 60,000 रुपए तक का मैक्सिमम उसको लोन मिल सकता है, महीने के नहीं 16 साल के, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो फॉर दिस पर्पज हाउस होल्ड जो शब्द यहां पर यूज किया गया है, तो इसका मतलब होता है कि नॉर्मली जो लोग टुगेदर मिलकर रहते हैं और कॉमन जो खाना पीना उनका एंजॉय करते हैं, तो उसके लिए बेसिक चीजें बेसिकली काउंट करने की कोशिश की गई है। आरबीआई के द्वारा यहां पर एक तरीके से फेथ रखने की भी कोशिश की जा रही है कि माइक्रो फाइनेंस सेक्टर काफी बड़ा रोल प्ले करता है, तो किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसको इंप्रूव करना चाहिए। तो यहां पर उसी के चलते यहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए, उसको यहां पर इंटरेस्ट रेट क्या होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी टर्म होनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर भी अगर कोई यहां पर लोन दे रहा है, पता चला वो लूटने पर आ गया, ठीक है, गरीबों को लूटने पर आ गया कि इतना महंगा लोन मिलेगा उनको, यहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि एक तरीके से ब्याज पर उनको लोन मिल रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, तो वो वाली चीजें नहीं देखने को मिलनी चाहिए। तो इसी के चलते यहां पर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक इंक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक जो होते हैं और रीजनल रूरल बैंक जो होते हैं वो यहां पर काम करते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स काम करते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज रहती है काम करती है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन रहते हैं जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के अंदर रजिस्टर रहते हैं। तो ये यहां पर छोटे छोटे लोन प्रोवाइड कराने के काम करते हैं लोगों को। तो माइक्रो फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशन रहते हैं, फाइनेंशियल कंपनी रहती है, वो स्मॉल यानी कि छोटे छोटे लोन प्रोवाइड कराती है, खासकर जैसे मैंने बोला नहीं 50% जो उसके हिसाब से, ठीक है। इसी के चलते जो डेफिनेशन है स्मॉल लोन की, तो वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग, पर हमारी कंट्री में यहां पर बोला जा रहा है ऑन लोन दैट आर बिलो द 1 लाख। तो 1 लाख से नीचे जो है उसको आप लोग बेसिकली माइक्रो लोन या फिर स्मॉल लोन की कैटेगरी में आप लोग इसको रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया, यानी कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, सोचेगा आप लोग यहां पर इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये मैंने अभी यहां पर 1 लाख कैसे यहां पर बोला, इसलिए बोला क्योंकि बोला गया अगर गांव वाले एरिया में अगर कोई कमा रहा है यहां पर कितना, गांव वाले एरिया में कमा रहा है यहां पर लगभग 1,25,000, ठीक है, शहर वाले एरिया में कमा रहा है 2 लाख। तो मैंने बताया कि 50% लोन मिल सकता है, तो यानी कि 2 लाख का 50% कितना हो गया, 1 लाख हो गया, तो मैक्सिमम 1 लाख तक ही लोन मिल सकता है। तो ये वाली कंडीशन यहां से फुलफिल हो जा रही है, ठीक है। तो कंडीशन आप लोगों के माइंड में क्लियर रहेगी तो क्वेश्चन बन जाएगा। मान लीजिए ईपीएफओ में क्वेश्चन पूछ ले आप लोगों से, यहां पर अकाउंट वाले सेक्शन के अंदर ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे आप लोगों से, ठीक है। ये सोशल सिक्योरिटी के अंदर ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे, तो इसके बारे में याद रखना। अभी अगर बात करें तो प्रमोट करने की बात की जा रही है, क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट करना है। ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन मैक्सिमम काम कहां करते हैं, जहां पर आसपास वाले एरिया में कोई बैंक नहीं है, तो वहां पर फाइनेंशियल इंक्लूजन तो होना चाहिए ना, यानी कि उन तक भी यहां पर
जो बैंकिंग सर्विस पहुंचनी चाहिए, तो गरीब वाला सेक्शन जो है, लो इनकम वाला सेक्शन जो है, उनकी इनकम लेवल को बढ़ाने के लिए और उनकी लाइफ को थोड़ा सुधारने के लिए ये काम बेसिकली किए जाते हैं। नॉर्मल तरीके से देखा जाए तो पॉवर्टी घटाएगा, वुमेन को इंपावरमेंट करेगा, उसके आगे पैसा आएगा, इसी के साथ में जो वनरेबल ग्रुप है उसकी लाइफ थोड़ी सुधरती नजर आएगी और थोड़ा सा लाइफ का स्टैंडर्ड भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इसी के चलते सही से इसको इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को माइक्रो फाइनेंस को लेकर कोई भी दिक्कत होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो बताना यार, आगे फिर से उसको कवर कर लेंगे, टेंशन नहीं लिया करते, बेसिकली माइंड में क्लैरिटी रखकर चलनी है। ठीक है, ये हो गई बेसिक इन्फॉर्मेशन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट एक छोटा सा आर्टिकल मैं आप लोगों को बता देता हूं। अभी हमारी कंट्री की जो ग्रोथ है, एक टाइम ऐसा था कि वो नेगेटिव पहुंच गई थी, काफी ज्यादा नेगेटिव, कितनी -23.9 यानी कि -24 पहुंच गई थी। फिर उसके बाद में -7.5 रह गई। तो 2 क्वार्टर तक हमारी कंटिन्यूअस जो ग्रोथ है वो हमारी नेगेटिव रही। 2 क्वार्टर मतलब क्वार्टर जो होता है आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे कि हमारी कंट्री का जो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अप्रैल हो गया यहां पर, जैसे कि अप्रैल हो गया, मार्च हो गया, मई हो गया, अप्रैल, मार्च और मई। ठीक है, देखिए हमारी कंट्री में अगर आप लोग क्वार्टर ऐसे काउंट करेंगे तो अलग अलग तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। जैसे कि अप्रैल से लेके जून तक हो गया, अप्रैल हो गया, अप्रैल हो गया, मई हो गया, जून हो गया। ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं, अप्रैल, मई और जून हो गया। ठीक है, इसी के साथ में फिर जुलाई, अगस्त और सितंबर हो गया, यानी कि 3-3 महीने के क्वार्टर देखने को मिलेंगे। तो एक साल कितने महीने का होता है, तो टोटल मिलाकर आप लोगों को 12 महीने का देखने को मिलेगा। अब 3 महीने का एक क्वार्टर हो गया, तो टोटल कितने क्वार्टर हो गए, 4 क्वार्टर हो गए। ठीक है, 3 चौक 12, तो यानी कि एक तरीके से एक साल के अंदर में आप लोग को 4 क्वार्टर देखने को मिलेंगे, 3-3 महीने के। तो अगर कॉन्टिन्यूअसली 2 क्वार्टर में, यानी कि मान लीजिए एक क्वार्टर हो गया यहां पर अप्रैल से लेकर जून तक का, दूसरा क्वार्टर हो गया यहां पर जुलाई से लेकर सितंबर तक का, यानी कि 2 क्वार्टर का मतलब कितना हो गया, 6 महीने हो गए। अगर 6 महीने तक किसी भी कंट्री की जो ग्रोथ है वो नेगेटिव रहती है, तो इसको बोलते हैं कि कंट्री जो है वो टेक्निकल रिसेशन में पहुंच गई है। टेक्निकल रिसेशन यानी कि बिल्कुल मंदी में पहुंच गई है। तो ये यहां पर इंपॉर्टेंट टर्म है जो आप लोग याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। ठीक है, अभी जो ग्रोथ है यहां पर वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये बढ़ गई यहां पर, यहां से सीधा जो है हम लोग यहां पहुंच गए ये इस सेशन के अंदर। तो यहां पर 20% की लगभग ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिलेगी प्रेजेंट टाइम पर एक पर्टिकुलर सेशन के अंदर में, क्योंकि नेगेटिव में पहुंचे हुए थे तो इसलिए यहां पर ग्रोथ ये निकल कर आ रही है। देखिए अलग अलग सेक्टर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। 8 कोर इंडस्ट्री है। अगर हमारी कंट्री में कोयले की खपत कम हो गई है तो इसका मतलब क्या है, क्रूड ऑयल की खपत कम हो गई है, मतलब क्या है, नेचुरल गैस की खपत कम हो गई है, रिफाइनरी प्रोडक्ट की खपत कम हो गई, स्टील जो है यूज नहीं हो रहा है, सीमेंट यूज नहीं हो रहा है, फर्टिलाइजर यूज नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं हो रही है। तो सारा जो एरिया है वो उसका ठप्पा बैठ गया, यानी कि एक तरीके से ढब्बा बैठ गया सारी चीजें का। स्टील यूज नहीं हो रही तो मतलब क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन का काम ही नहीं चल रहा है, सीमेंट यूज नहीं हो रहा तो कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चल रहा है, फर्टिलाइजर यूज नहीं हो रहा तो खेती नहीं हो रही है ढंग से, इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं हो रही तो कोई भी काम सही से नहीं चल रहा है। तो इस तरीके से ये सारी चीजों में ग्रोथ होना काफी ज्यादा जरूरत है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री चलना काफी ज्यादा जरूरत है, एक तरीके से तभी ग्रोथ निकल कर आता है। ये कोर सेक्टर अगर सही से काम नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ग्रोथ सही से नहीं है। तो कोर सेक्टर में याद रखिएगा सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन यहां पर रिफाइनरी प्रोडक्ट की है, दूसरे नंबर पर इलेक्ट्रिसिटी की है, तीसरे नंबर पर स्टील की है। ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, फिर आप लोग बोलते हैं क्वेश्चन कहां से बन गया। ठीक है, तो भाई साहब यहां से बन गया, थोड़ा सा भी ध्यान रखोगे तो कंफ्यूजन तो नहीं होने दूंगा। ठीक है, अगर इसके बारे में आप लोग कंफ्यूजन आ जाए तो पूछा जरूर कीजिए कि ताकि माइंड में क्लैरिटी आप लोगों के बनी रहे। तो ये सारी चीजें यार कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं डायरेक्ट, तो आप लोगों को इनको लेकर थोड़ा सा क्लैरिटी आप लोग को रखनी होती है। ठीक है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन होगी, इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर आइए एक आर्टिकल है जो आप लोग का बाद में डिस्कस कवर कर लेंगे, क्योंकि फिर जो है काफी ज्यादा लेट हो जाएगा। अभी थोड़ा सा नजर यहाँ पर डाल लेते हैं जो आप लोगों के सामने जो प्रीलिम्स फोकस डिस्कशन है। ठीक है, जीएसटी का जो कलेक्शन है अभी हमारी कंट्री में ये बोला गया है कि वो अभी घट गया है, फिलहाल टाइम पर डिप हो गया अगस्त के महीने में। अगर आप लोग बात करेगा तो अगस्त के महीने में थोड़ा सा नीचे आ गया अभी यहाँ पर ये जो एक तरीके से। ठीक है, तो ग्रोस डोमेस्टिक जो बेसिकली ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जो जीडीपी होती है, उसकी ग्रोथ भी डाउन हुई थी, तो ये भी डाउट होता। तो रेवेन्यू क्रॉस 1 लाख कर जा रहा था तो अच्छी बात होती थी। तो यहाँ पर जो यहाँ पर गुड्स और सर्विस टैक्स है अगस्त के महीने में यहाँ पर वो बात करें तो अभी यहां पर थोड़ा नीचे आ गया। ठीक है, तो यानी कि 1.12 लाख करोड़ के करीब आप लोग यहां पर चीजें देखने को मिलेगी। तो ये बातें समझाने की कोशिश की जा रही है। कुछ बात कर लेते हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी नॉर्मली हमारी कंट्री में गुड्स और सर्विस टैक्स है, जो हमारी कंट्री में जो नॉर्मली अगर बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनडायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करने में। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है यहां पर जो डिसाइड करती है टैक्स कैसा कैसा होना चाहिए। आर्टिकल 279 यहां पर 279A के तहत संविधान में संशोधन करके इस बॉडी को ऐड किया गया। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो होते हैं यहां पर इसके चेयरपर्सन होते हैं और ये फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। वोटिंग के बारे में बात करें तो ज्यादा पावर स्टेट के हाथ में, राज्य को दे रखी है यहाँ पर 2/3 वोटिंग और स्टेट को सेंटर को दे रखी है 1/3 वोटिंग। ठीक है, डिसीजन लिया जाता है 75% वोटिंग के साथ में। फाइनेंस मिनिस्टर चेयरपर्सन होते हैं और बाकी के जो सेंटर के अंदर बात करें तो यहाँ पर स्टेट की बात करें ये सारे मिलकर भी यहाँ पर इसके मेंबर होते हैं। तो बेसिक इंफॉर्मेशन इसके बारे में आइडिया रखिएगा, कुछ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है,
आगे बात करते हैं, यहां पर बात की जा रही है SC ST OBC जो कोटा है वो NRI जो भी यहां पर लोग आएंगे उनके लिए यहां पर नहीं होगा, यानी कि जो NET होता है, ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट जो होता है उसके अंदर NRI को अलाउ नहीं किया गया है। तो आप लोगों के माइंड में आना चाहिए NRI क्या है, इसको फुल फॉर्म क्या है, इसको बोलते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन, NRI। अब नॉन रेजिडेंट इंडियन कौन होते हैं? आप लोगों ने देखा होगा कई बार कि NRI से शादी होगी तो जो बाहर रहता है, पहले तो बात वो होगी, तो इंडियन एक तरीके से पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो कि बाहर रह रहा है, यानी कि इंडियन जो है जो कि एक तरीके से रिजाइड कर रहा है आउटसाइड, उसको NRI बोल देते हैं। तो किसके लिए कैटेगरी क्या है NRI की? अगर आप लोग एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, यानी कि एक साल के अंदर जो हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का, उसके अंदर जो 365 दिन अगर हैं, अगर वो लीप ईयर नहीं है, अगर लीप ईयर हो गया तो 366 दिन हो जाएंगे, तो इन 365 या फिर 366 दिन के अंदर में अगर 183 डेज कोई जो बाहर रहता है अपने देश से, तो वो NRI की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। फिलहाल के हिसाब से अगर आप लोग बात करते हैं इनकम टैक्स रिटर्न के हिसाब से बेसिकली यहां पर ये रेजिडेंट की ये डेफिनेशन क्रिएट यहां पर की गई है, तो इसके चलते ये बेसिकली आप लोग याद रखना हमारी कंट्री में क्या क्या किसके लिए कंडीशन है, ठीक है। तो यहां पर इन NRI को बोला गया कि वो नीट के अंदर नहीं आएंगे, तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। बाकी बारिश ने है धमाधम झमाझम बारिश चली रही है आप लोग की, तो अबो नॉर्मल होगी सितंबर के महीने में, ये बात बोली गई यहां पर। और आप लोग देखते हैं 1 से 2 सितंबर में पहुंच गए और बारिश कैसी चल रही है आप लोग के एरिया में, कैसी आप लोग जरूर बताएगा। ये किसके द्वारा बोला जाता है? ये IMD के द्वारा बोला जाता है, इसको बोलते हैं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, IMD। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? मौसम के बारे में जानकारी देता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर में आता है। हमारी कंट्री में ये जो भी होते हैं बेसिकली कहां पर क्या क्या दिक्कतें होनी है वो यही बताता है। वेदर के बारे में, भूकंप के बारे में सारी फोरकास्ट आकाशवाणी यही करता है। हेडक्वार्टर कहां पर है? दिल्ली में। बाकी का ये अगर देखने को मिलेगा जो बेसिकली इसके बारे में मुंबई, कोलकाता, नागपुर और पुणे के अंदर भी इसके रीजनल ऑफिस देखने को आप लोगों को मिल जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें 6 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, जिसको आप लोग शॉर्ट फॉर्म में WMO बोलते हैं। WMO क्या है? जैसे हमारी कंट्री में IMD ऐसे ही वर्ल्ड लेवल पर WMO है, तो WMO का एक पार्ट है हमारी कंट्री का IMD भी। जो 6 ऑर्गेनाइजेशन है WMO की, उसमें से एक हमारी कंट्री का ये भी है। तो आसपास वाले एरिया जैसे मलक्का स्टेट हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया, अरेबियन सी हो गया, पर्शियन गल्फ हो गया, तो इस एरिया के लिए भी यहाँ पर ये बेसिकली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है कि क्या क्या दिक्कत है और क्या क्या चीजें होने वाली है, ठीक है। बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई यहां पर। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है आसाम वेटलैंड रिस्क में है, वहां पर डंप की जा रही है कई सारी चीजें, तो इसके चलते जो दीपोर भील है, दीपोर भील जो वेटलैंड है वो काफी दिक्कत में आ गया है। तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा नोटिफिकेशन भी यहां पर दिया गया, कई सारी ऐसी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। कई बार यहां पर एक तरीके से ग्रीन एक्टिविटी आसाम में अगर देखें तो इन्वायरमेंट जो मिनिस्ट्री है रिसेंट उनके द्वारा यहां पर इकोनॉमिक जो सेंसिटिव जोन है वो भी यहां पर नोटिफाई किया गया दीपोर हिल वाले एरिया के लिए। याद रखिएगा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आप लोग का ये बन जाएगा, अगर कल को हमारी कंट्री में जैसे कि ESZ यानी कि क्या मतलब हो गया? इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन कौन डिक्लेयर करता है? पहला ये याद रखिएगा, तो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री इकोनॉमिक सेंसिटिव जोन डिक्लेयर करती है। पहली तो इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी है आप लोगों को। अभी यहां पर दीपोल भील कहां पर, अगर आप लोगों से पूछने लगे कोई, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है किसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में, तो ये आप लोगों को कहां पर देखने को मिलेगा? तो आसाम के अंदर गुवाहाटी के पास में आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा वैली बेसिकली जो एरिया है यहां पर रिवर वाला, वहां पर आप लोगों को ये नजर आ जाएगा। तो इसके चलते क्वेश्चन भी बन जाते हैं डायरेक्ट मैच करने के लिए, तो बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो न्यूज निकल कर आ रही है, इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा अभी यहां पर ये बोला गया कि जो काऊ है यानी कि जो गाय है उसको हम लोग को अपना नेशनल एनिमल डिक्लेयर कर देना चाहिए, नेशनल एनिमल डिक्लेयर कर देना चाहिए और काऊ प्रोडक्शन पर फोकस देकर इसको जो हमारे संविधान में पार्ट 3 में जब आप लोग जाएंगे तो फंडामेंटल राइट रखे हुए हैं आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, तो बोला यह गया कि इसको फंडामेंटल राइट की कैटेगरी में आप लोग को डाल देना चाहिए काऊ को। तो ये बात बोली गई है बेसिकली इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, रीजन ये है उनके द्वारा बोला गया कि अफगानिस्तान में जो भी कंडीशन देखने को मिल रही है वहां पर देख सकते हैं कि आगे सिचुएशन निकल कर आ गई, तो हम लोग को भी अपनी कल्चर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। कल्चर के ऊपर इतनी सारी चीजें आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, तो हमारी कंट्री में गाय को अगर देखोगे तो 5 से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, तो गाय को कम से कम हम लोग को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो ये बातें इनके द्वारा बोली गई है। बाकी आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है यहाँ पर, ये कल्याण सिंह जो है रिसेंटली अभी जिनकी डेथ हुई उनको यहाँ पर ट्रिब्यूट दिया गया है उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ साहब के द्वारा, उनके नाम पर यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन का नाम भी यहाँ पर रख दिया गया है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ पर जो कि इंफॉर्मेशन है इसके चलते आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाते हैं, अगर स्टेट पीसीएस की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ऐसी चीजें आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या डिस्कस किया वो भी आप लोगों से एक बार देख लेंगे। बाकी यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने आप लोगों से पूछा था यहाँ पर बेसिकली सारे, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे कांगरी कहां पर है, तो इसके एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप लोग देखोगे तो ए यानी कि लद्दाख के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहां पर निकलकर सामने आ रही है, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखिएगा, लद्दाख के अंदर ये पर्टिकुलर लोकेशन है, काराकोरम रेंज वाला जो रीजन है वहां पर, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर इसका ए हो गया।
तो इस तरीके से कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया, अगर मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें करूं, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट कोटेशन देखी, इसी के साथ में क्या क्या ये प्राइस मिल रहे हैं वो समझा। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि एक तरीके से हमारी कंट्री में क्या क्या चीज चल रही है, बेसिकली सर और मैडम के बारे में बात की। लद्दाख वाले रीजन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज हम लोगों ने देखी, ये भी आप लोग याद रखेगा। फिर हम लोगों ने यहाँ पर ओवरव्यू लिया, इसके बाद में मैंने नोवल कोरोना वायरस से रिलेटेड जो न्यूज डिस्कस की काफी डिटेल में कि क्या क्या इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, तो उसके बारे में हम लोगों ने बातें की। नेक्स्ट हम लोगों ने जो फोकस किया यहाँ पर एक तरीके ये वाली आप लोगों को जो मैंने बोला ना एक आर्टिकल आप लोगों को बच गया, तो ये वाला आर्टिकल मैं आप लोग कवर करूंगा आगे, याद रखिएगा इसको। याद क्या रखिएगा, बेसिकली मैंने पीपीटी बनाई रखी है, टेंशन मत लेना, इसको मैं आप लोगों को कवर कर लूंगा, टेंशन मत लेना। तो ये बच गया। बाकी जीडीपी से रिलेटेड हम लोगों ने आर्टिकल देखा, ये वाला पूरा डिटेल में देखा। माइक्रो फाइनेंस वाला आर्टिकल हम लोगों ने काफी डिटेल में डिस्कस किया। इसी के साथ में वुमेन इंपावरमेंट से रिलेटेड आर्टिकल डिटेल में डिस्कस किया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप लोगों के सामने बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए उसको लेकर, ठीक है। तो काफी अच्छे से हम लोगों ने समझा इसके बारे में। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस की बेसिकली जो हम लोगों ने जीएसटी के बारे में जाना, इसी के साथ में हम लोगों ने जो एनआरआई है उसके बारे में कुछ बातें समझी, आईएमडी से रिलेटेड कुछ हम लोगों ने बातें समझी। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर दीपोर भील के बारे में और स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में कुछ जाना, इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा क्या बोला गया वो चीजें समझी, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में और ये क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो ये था आज का डिस्कशन, कैसा रहा जरूर बताएगा यार, फीडबैक देकर जरूर जाइए, काफी इंपॉर्टेंट होता है फीडबैक आप लोगों का। वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक कर सकते हैं, फीडबैक काफी कम बच्चे देते हैं, लगभग 40,000 लोग वीडियो देख रहे हैं, फीडबैक देते हैं 5,000 लोग मुश्किल से, ठीक है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है आप लोगों से, फीडबैक दिए बगैर मत जाइएगा। वीडियो को 10 में से कितना मार्क्स देंगे जरूर बताना, और यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, और वो ईयरली वीडियो जरूर देखना अगर रियलिटी में एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार, तब तक के लिए जय हिंद।